गुड मॉर्निंग माय डियर स्टूडेंट्स। इस वीडियो में आप देखोगे बायोटेक्नोलॉजी एंड इट्स एप्लीकेशंस। इससे पिछले वाले चैप्टर में आपने देखा था बायोटेक्नोलॉजी के प्रिंसिपल्स और प्रोसेस के बारे में कि बायोटेक्नोलॉजी कौन से प्रिंसिपल्स पर काम करती है और कौन कौन सी इसकी प्रोसेस हैं। और ये भी बहुत इंटरेस्टिंग चैप्टर है कि बायोटेक्नोलॉजी को हम कहां कहां पर यूज कर सकते हैं, बायोटेक्नोलॉजी के यूजेस क्या हैं, उसकी उपयोगिता क्या है, तो उनके बारे में इस चैप्टर में हम बात करेंगे। तो हमारा जो चैप्टर का नाम है वो क्या है, बायोटेक्नोलॉजी एंड इट्स एप्लीकेशंस। बायोटेक्नोलॉजी एंड इट्स एप्लीकेशन। ये हमारा चैप्टर का नाम है कि बायोटेक्नोलॉजी के एप्लीकेशंस क्या हैं और उनकी जो हैं उपयोगिता वो क्या है। तो स्क्रीन पे हमारे पे बिल्कुल सही चल रहा है। हम इस चैप्टर को अब आगे बढ़ाते हैं। पहले इसके एप्लीकेशंस के बारे में हम देखते हैं कि शुरुआत में हम बायोटेक्नोलॉजी का किन किन फील्ड में हम इस्तेमाल कर सकते हैं, कौन कौन से फील्ड्स हैं जहां पर हम बायोटेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करते हैं। तो पहली वाली हेडिंग जो डालेंगे हम ये है, ये क्या है, चैप्टर का नाम है। ठीक है भैया। तो बायोटेक्नोलॉजी हैज Biotechnology has varied applications some of which include some of which include कौन कौन से हैं। पहला वाला देखें, थेरेपेटिक्स। THERAPEUTICS थेरेपेटिक्स। थेरेपेटिक्स में क्या होता है कि एंटीबायोटिक्स जो होती हैं और वैक्सीन्स होती हैं, इसमें इसका प्रोडक्शन होता है। तो ऐसी बायोलॉजी की ब्रांच जिसमें एंटीबायोटिक वैक्सीन्स का हम प्रोडक्शन करते हैं, वैक्सीन को बनाने के लिए हम इस्तेमाल कैसे बनाई जाती हैं वैक्सीन या एंटीबायोटिक्स, उन सभी का जो स्टडी है वो किसमें किया जाता है, थेरेपेटिक्स में किया जाता है। तो आप लिख सकते हैं, वैसे लिखना चाहें तो प्रोडक्शन ऑफ वैक्सीन एंड एंटीबायोटिक्स, प्रोडक्शन of vaccines and एंटीबायोटिक्स। वैक्सीन्स और एंटीबायोटिक्स का प्रोडक्शन इसमें किया जाता है, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। सेकेंड वाली है भाई डायग्नोस्टिक्स। डायग्नोस्टिक्स इसमें क्या होगा, इसमें किया जाता है कि डिसीज का आइडेंटिफाई किया जाता है कि ये बैक्टीरियल डिसीज है या फिर वायरल डिसीज है, कौन से तरह की डिसीज हो सकती है, क्या ये कैंसर है। तो डायग्नोस्टिक्स में बायोलॉजी की वो ब्रांच है जिसमें डिसीज का आइडेंटिफिकेशन किया जाता है। इसमें भी हम बायोटेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, तो इसे लिख लीजिए, लिखना चाहें तो आइडेंटिफिकेशन ऑफ डिसीज। आइडेंटिफिकेशन ऑफ डिसीज
तीसरी वाली है हमारी, थर्ड वाली जो जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप्स फॉर एग्रीकल्चर। जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप्स फॉर एग्रीकल्चर। जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप्स फॉर एग्रीकल्चर। फोर्थ, जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप्स फॉर एग्रीकल्चर का मतलब ये है कि ऐसी फसल बनाना जो प्रोडक्शन ज्यादा दे, तो उसको हम क्या कहेंगे, जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप्स। अपने फसल के लिए इस तरह की, हमारी अपनी खेती के लिए, अपनी एग्रीकल्चर कृषि के लिए ऐसी फसल तैयार करना जो प्रोडक्शन ज्यादा दे, यानी कि जेनेटिकली मॉडिफाइड होंगी, जिन्हें हम शॉर्ट में जीएम क्रॉप्स भी कहते हैं। जीएम क्रॉप्स भी हम जिनको शॉर्ट में कहते हैं। प्रोसेस्ड फूड, प्रोसेस्ड फूड का मतलब ये है फूड की प्रोसेसिंग करना, फूड को प्रिजर्व करना कि ज्यादा से ज्यादा दिन तक फूड जो है ऐसी कैसी रखा रहे, तो उसमें भी हम बायोटेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करते हैं। फिफ्थ वाला है बायो रेमेडिएशन। DIATION, बायो रेमेडिएशंस। बायो रेमेडिएशंस का मतलब है सॉइल और वाटर में से टॉक्सिन्स को रिड्यूस करना। रिड्यूस टॉक्सिन फ्रॉम सॉइल एंड वाटर। सॉइल और वाटर में से टॉक्सिन को रिलीज करना, उसको हम क्या कहेंगे, बायो रेमेडिएशन कहेंगे। इसमें भी हम बायोटेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करते हैं। सिक्स वाला है वेस्ट ट्रीटमेंट। वेस्ट ट्रीटमेंट का मतलब वेस्ट प्रोडक्ट को सिंपल मटेरियल में कन्वर्ट कर देना। और सेवंथ वाला है एनर्जी प्रोडक्शन। एनर्जी प्रोडक्शन का मतलब एनर्जी को कैसे प्रोड्यूस किया जाता है, हम इसे बायोटेक्नोलॉजी का भी इस्तेमाल इसमें एनर्जी प्रोडक्शन में कर सकते हैं। देखिए अब हम एक एक से समझ लेते हैं। थेरेपेटिक्स, बायोटेक्नोलॉजी हैज वेराइड एप्लीकेशन, सम ऑफ विच इंक्लूड। बायोटेक्नोलॉजी के बहुत सारे यूजेज हैं, बहुत सारे उपयोग हैं। उनमें से कुछ इस प्रकार हैं। पहला वाला थेरेपेटिक्स। थेरेपेटिक्स एक ऐसी होती है जिसमें एक ऐसी ब्रांच कह लीजिए बायोलॉजी की, जिसमें एंटीबायोटिक और वैक्सीन का प्रोडक्शन होता है। और बायोटेक्नोलॉजी की हेल्प से हम कैसे एंटीबायोटिक्स बना सकते हैं, कैसे वैक्सीन बना सकते हैं, तो उसको हम क्या कहेंगे, थेरेपेटिक्स में भी बायोटेक्नोलॉजी का यूज हो रहा है। डायग्नोस्टिक्स, डायग्नोस्टिक का मतलब आइडेंटिफिकेशन ऑफ डिसीज है, डिसीज को आइडेंटिफाई करना है। तो हम बायोटेक्नोलॉजी से ऐसे मॉडिफाइड बैक्टीरिया बना सकते हैं जो आसानी से पहचान कर सकें, और भी कुछ ऐसी चीजें बना सकते हैं जो बीमारियों को हम आसानी से आइडेंटिफाई कर लें कि कौन सी बीमारी है। सबसे पहले इम्पोर्टेंट क्या है, बीमारी को पहचानना, उसके बाद उसका उपचार करना है। ठीक है, तो बीमारियों को पहचानने में भी बायोटेक्नोलॉजी का यूज किया जा सकता है। उसको हम क्या कहेंगे, डायग्नोस्टिक। बायोलॉजी की ऐसी ब्रांच जिसमें डिसीज को आइडेंटिफाई किया जाता है उसे हम डायग्नोस्टिक कहते हैं। जैसे मान लीजिए आपके शुगर है तो आप क्या करोगे, यूरिन टेस्ट करवाओगे, शुगर मिल जाएगी। आप ये है अपना ब्लड का भी सैंपल दे सकते हैं जिससे शुगर का पता चल जाता है। तो शुगर को पता चलने की प्रोसेस जो है वो क्या है, डायग्नोस्टिक है, क्योंकि हम आइडेंटिफाई कर रहे हैं कि इसको डायबिटीज है। ठीक है, जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप्स फॉर एग्रीकल्चर,
हम बायोटेक्नोलॉजी की हेल्प से ऐसी अच्छी क्रॉप बना सकते हैं जो प्रोडक्शन ज्यादा देती हैं, और फसल जो है वो बैक्टीरिया है, वायरस है और कुछ कीड़े जो होते हैं जो हमारी फसल को नुकसान पहुंचाते हैं, उससे भी हमारी फसल बची रहे। अगर बाढ़ ज्यादा पानी पड़ गया, बाढ़ ज्यादा आ गई, बारिश ज्यादा हो गई, तो बाढ़ को भी सहन कर सके, ऐसी फसल को हम बनाने की कोशिश कर रहे हैं। और अगर पानी नहीं पड़ा तो वो सूखा को भी सहन कर सके। तो इस तरह की फसल को भी हम बना रहे हैं अपनी कृषि में, और किसका यूज करके, बायोटेक्नोलॉजी का यूज करके। प्रोसेस्ड फूड को सही प्योर फॉर्म में लेना और काफी दिनों तक उसे प्रिजर्व करके रखना, काफी दिनों तक वो बिगड़े नहीं। इसका भी हम इसमें भी हम इस्तेमाल कर रहे हैं, किसका कर रहे हैं, बायोटेक्नोलॉजी का कर रहे हैं। बायोरेमेडिएशन का मतलब सॉइल में जो है, हमारी मिट्टी में हम हर साल कीटनाशक दवा दे रहे हैं, वीडीसाइड दे रहे हैं, हर्बिसाइड दे रहे हैं, इंसेक्टिसाइड दे रहे हैं, पता नहीं कौन कौन से जहर हम अपने खेत में दे रहे हैं अपनी फसल को कीड़ों से बचाने के लिए। लेकिन वो जो हम दवा दे रहे हैं, वो जो जहर जो दे रहे हैं, वो फिर भी हमारी खेती की मिट्टी में मिल रहा है, तो हमारी खेत की मिट्टी बेकार हो रही है, उससे कहीं ना कहीं तो जा रहा है ना, क्योंकि हम उसे खेत में दे रहे हैं। तो हम बायोटेक्नोलॉजी की हेल्प से टॉक्सिक सब्सटेंस जो हमारी मिट्टी में मिले हुए हैं, जो हमारे वाटर में मिले हुए हैं, बायोटेक्नोलॉजी की हेल्प से हम उन टॉक्सिक सब्सटेंस जो जहरीले पदार्थ हैं, हम उनको अलग कर सकते हैं, दूर कर सकते हैं, उनको दूसरे पदार्थों में जो कम हार्मफुल है उसमें कन्वर्ट कर सकते हैं। वेस्ट ट्रीटमेंट में भी यही आ जाता है कि हम कूड़ा कचरा फेंक रहे हैं, कुछ ऐसे बैक्टीरिया बना रहे हैं जो कूड़े कचरे को सिंपल फॉर्म में कन्वर्ट कर दें। जैसे आपने देखा वो कुत्ता है, जब मर जाता है तो उसमें सड़ाप पड़ जाता है, कीड़े वीड़े लग जाते हैं तो बड़ी बदबू आती है। अगर 15-20 दिन बाद देखें तो वो कुत्ता नहीं, उसकी हड्डी सी रह जाती है, बदबू भी बहुत कम हो जाती है। धीरे धीरे 1-1.5 महीने बाद पता चलता है कि यहाँ पे उसका स्केलेटन पड़ा है, कंकाल ही पड़ा है, बाकी उसकी खाल वाल, स्किन, उसका मसल्स वगैरह कहाँ गई पता नहीं चला। इसका मतलब वो है उसमें ऐसे कीड़े लग गए जिन कीड़ों ने जो कुत्ते को, उसकी मसल्स को छोटे छोटे पदार्थ में कन्वर्ट कर दिया, यानी उसको खा गए और वेस्ट प्रोडक्ट निकाल दिया। ठीक है, तो सिंपल फॉर्म में उसको कन्वर्ट कर देते हैं। तो वेस्ट ट्रीटमेंट का मतलब ये है कि जो बहुत ज्यादा वेस्ट मटेरियल बहुत ज्यादा बढ़ रहा है। आपने देखा घरों से निकल रहा है कूड़ा, सब लोगों के घरों से कितना कूड़ा निकलता है और उसे ऐसे फेंक देते हैं, तो वो कहीं ना कहीं हमारी मिट्टी को, हमारे वातावरण को दूषित कर रहा है, हमारे पानी को भी वो दूषित कर रहा है। तो इस तरह हम ऐसे बैक्टीरिया वगैरह बनाएं जो उसमें से बेकार सब्सटेंस को खा जाएं। तो वेस्ट ट्रीटमेंट में भी हम बायोटेक्नोलॉजी का इस्तेमाल कर रहे हैं। एनर्जी प्रोडक्शन क्या होगा भैया, एनर्जी इससे बना सके, यानी कि जिससे एनर्जी ताकत ले सकें, ऐसे बैक्टीरिया कुछ इस्तेमाल करें जो एनर्जी प्रोवाइड करें, तो वो भी हमारे क्या है, बायोटेक्नोलॉजी का उसमें भी इस्तेमाल हो रहा है। तो ये कुछ हमारे बायोटेक्नोलॉजी की एप्लीकेशंस थे जिनमें हमने इसको यूज किया। अब बात आती है अगली वाली हेडिंग की। अगली वाली हेडिंग से पहले इसको हम साफ कर लेते हैं मलाई मार के। नेक्स्ट हेडिंग देखेंगे आप, देयर आर 3 critical research areas, critical research areas of बायोटेक्नोलॉजी। बायोटेक्नोलॉजी के हमारे 3 एरिया हैं। पहला वाला
प्रोवाइडिंग बेस्ट कैटालिस्ट, providing best catalyst, usually a microbe or pure enzyme. Usually a microbe or pure enzyme. सेकेंड वाला है क्रिएटिंग बेस्ट कंडीशंस या फिर फेवरेबल कंडीशंस creating best or favorable conditions by engineering for a catalyst, by engineering for a catalyst to act थर्ड वाला है भाई डाउनस्ट्रीम प्रोसेसिंग टेक्नोलॉजीज डाउनस्ट्रीम प्रोसेसिंग technologies to purify the protein, to purify the protein or organic compound. Organic कंपाउंड्स। देखिए 3 रिसर्च एरिया हैं हमारे किसके, बायोटेक्नोलॉजी के। इसे थोड़ा सा स्क्रीन पे नहीं आ रहा है, ये हल्का सा आ जा, हाँ ठीक है। आप देखते हैं भैया हमारे जो हैं तीन रिसर्च एरियाज के बारे में हम बात करते हैं कि प्रोवाइडिंग बेस्ट कैटालिस्ट यूजुअली ए माइक्रो और प्योर एंजाइम। कैटालिस्ट क्या होता है, पहले तो बात ये आती है, यहां पे आ रही है कैटालिस्ट, ऐसी कोई चीज जो रेट ऑफ रिएक्शन को ज्यादा कर दे, उसे हम क्या कहेंगे, कैटालिस्ट कहेंगे। यानी कि अगर मैं जा रहा हूं यहां से, मुझे 5 किलोमीटर जाना है, तो मैं जाऊंगा कितने घंटे में, 1-1.5 घंटे में पहुंचूंगा, पैदल पैदल चलूंगा। और अगर मैं बाइक से जाऊंगा तो मैं 10-15 मिनट में पहुंच जाऊंगा। तो बाइक क्या है, कोई ऐसी चीज जिसने रिएक्शन जो थी उसको बहुत फास्ट कर दिया, जहां पे 1.5 घंटे का टाइम लग रहा था वहां पे 15 मिनट का टाइम लग रहा है ना। तो ऐसे ही कैटालिस्ट उसे कहते हैं जो रेट ऑफ रिएक्शन को बहुत ज्यादा कर दे, रिएक्शन की जो रेट है उसको बहुत तेजी से चालू कर दे, बहुत तेज कर दे, उसे हम क्या कहेंगे, कैटालिस्ट कहेंगे। तो ऐसे कैटालिस्ट बनाना, चाहे वो माइक्रोब्स के तौर में हो या फिर वो एंजाइम के तौर पे हो, वो भी हमारा एक रिसर्च एरिया है कि हम ऐसे कैटालिस्ट बना रहे हैं जो रेट ऑफ रिएक्शन को ज्यादा कर देते हैं। क्योंकि हमें बहुत कम समय में ज्यादा चीजें चाहिए होती हैं, ज्यादा माल चाहिए, तो कम समय में ज्यादा माल बना दे, ज्यादा प्रोडक्ट बना दे, उसके लिए हम कैटालिस्ट को यूज करेंगे। ठीक है, वो माइक्रोब्स भी हो सकता है या फिर एक प्योर एंजाइम भी हो सकता है, एंजाइम भी वो हो सकता है। दूसरा वाला क्रिएटिंग फेवरेबल कंडीशंस बाय इंजीनियरिंग फॉर ए कैटलिस्ट टू एक्ट। अब एक ऐसा अच्छा एनवायरनमेंट, अच्छी कंडीशन, फेवरेबल कंडीशन रखेंगे जिसमें हमारा कैटलिस्ट अच्छी तरह से काम कर सके।
भाई टेम्परेचर मान लीजिए आपने 55 रख दिया तो वहां का कैटलिस्ट काम ही नहीं कर रहा है। वो कैटलिस्ट काम कब करेगा? 30 पे काम करेगा बढ़िया, 35 पे बढ़िया काम कर लेगा। तो टेम्परेचर ये और बहुत सारी चीजें हैं यानी जो सूटेबल होनी चाहिए जहां पर कैटलिस्ट सही ढंग से काम कर सके। अब बहुत तेज गर्मी पड़ रही है, लाइट आ नहीं रही, आपसे कोई कहे पढ़ ले, भाई पढ़ो, तो मन मार के पढ़ोगे और झूठ मूठ का बहाना ही लेते रहोगे, इधर उधर देखते रहोगे, आपका मन नहीं लगेगा। लेकिन जब अच्छा वाला कूलर चल रहा हो और आराम से आप लाइट वाइट अच्छी लगी हुई है तो आपको पढ़ने में मन लगेगा। सेम ऐसे ही के कैटलिस्ट के काम करने के लिए फेवरेबल कंडीशन बनाना। ठीक। अच्छा, तीसरा वाला डाउन स्ट्रीम प्रोसेसिंग टेक्नोलॉजी टू प्यूरिफाई द प्रोटीन और ऑर्गेनिक कंपाउंड। अब हमने कैटलिस्ट से अपना प्रोडक्ट बना लिया है, उसमें और भी चीजें मिली हुई हैं, लेकिन हमें अपना प्रोडक्ट प्योर फॉर्म में कैसे अलग लेना है, बाकी दूसरी चीजों को कैसे सेपरेट करना है, तो ये हमारा थर्ड वाला रिसर्च एरिया है। डाउन स्ट्रीम प्रोसेसिंग उसे कहते हैं कि अपने प्रोडक्ट को प्योर फॉर्म में लेना और दूसरे बेकार जो हमारे लिए यूजफुल नहीं है वो भी प्रोडक्ट साथ में बन गए हैं तो उनसे अपने सब्सटेंस को प्योर फॉर्म में लेना, उनको सेपरेट करना। ठीक है, दूसरी बेकार चीजों को अपने प्रोडक्ट से सेपरेट करना। तो ये तीसरा वाला भी हमारा रिसर्च एरिया है। तो 3 रिसर्च एरिया थे। पहला अच्छा कैटलिस्ट बनाएंगे, दूसरा वाला अच्छे कैटलिस्ट बनाने के लिए और उसे काम करने के लिए अच्छी कंडीशंस देंगे, और उसके बाद जो हमारा प्रोडक्ट बन जाएगा उसको हम प्योर फॉर्म में लेंगे। तो ये हमारे 3 क्रिटिकल रिसर्च एरिया हैं। ठीक है, नेक्स्ट वाला जो टॉपिक है हमारा वो देखते हैं, बायोटेक्नोलॉजी एप्लीकेशंस इन एग्रीकल्चर। बायो टेक्नोलॉजिकल एप्लीकेशंस इन एग्रीकल्चर। एप्लीकेशंस इन एग्रीकल्चर। इसका पहला वाला जो पॉइंट है वो ये है कि होगा फूड प्रोडक्शन कैन बी इंक्रीज्ड बाय फूड प्रोडक्शन कैन बी increased by the following ways. The following ways. पहला वाला एग्रोकेमिकल बेस्ड एग्रीकल्चर। एग्रोकेमिकल बेस्ड एग्रीकल्चर। दूसरा वाला ऑर्गेनिक एग्रीकल्चर। थर्ड वाला है जेनेटिकली इंजीनियर्ड क्रॉप बेस्ड एग्रीकल्चर। जेनेटिकली इंजीनियर्ड क्रॉप बेस्ड एग्रीकल्चर।
देखिए भैया, अब ये क्या लोचा है जो आपने नहीं सोचा, ये देखते हैं एग्रीकल्चर में बायोटेक्नोलॉजी का कैसे यूज किया जाता है। तो पहले वाली एग्रीकल्चर की जो हेडिंग बनती है वो ये है कि फूड प्रोडक्शन, हमें फूड बढ़ाना है, एग्रीकल्चर से हमें फूड मिलता है, जो फूड बढ़ाना है, जो प्रोडक्शन बढ़ाना है, क्रॉप का, फसल का प्रोडक्शन बढ़ाने के लिए हमें तीन तरीके इस्तेमाल करने पड़ते हैं, तीन तरीके इस्तेमाल करने पड़ेंगे। पहला है एग्रोकेमिकल बेस्ड एग्रीकल्चर। एग्रोकेमिकल बेस्ड एग्रीकल्चर का मतलब है कि हम अपने फसल में केमिकल्स बहुत ज्यादा देते हैं, उसे कीड़ों से, इंसेक्ट से बचाने के लिए, कीड़ों वगैरह से बचाने के लिए, कीड़ों से बचाना है, बैक्टीरिया वायरस से बचाना है, तो उसके लिए हम केमिकल का इस्तेमाल करते हैं जिससे हमारी फसल अच्छी हो, खराब ना हो। दूसरी वाली बात कि हम फर्टिलाइजर का यूज करते हैं, जैसे यूरिया है, डीएपी है, जिंक है, फॉस्फेट वगैरह है, तो ऐसे फर्टिलाइजर जो केमिकल्स हैं उनका इस्तेमाल करते हैं जिससे कि हमारी फसल, एक तो जो फसल को बर्बाद करते हैं इंसेक्ट वगैरह, बैक्टीरिया वायरस वगैरह, उनसे हमारी फसल को छुटकारा मिल जाता है। दूसरी वाली बात है उनको न्यूट्रिशन पूरा मिलता है, तो प्रोडक्शन बहुत अच्छा होता है। तो इस तरह भी हम अपनी फसल का प्रोडक्शन बढ़ा सकते हैं। ऑर्गेनिक एग्रीकल्चर, ऑर्गेनिक एग्रीकल्चर का मतलब इसमें हम ऑर्गेनिक खाद देंगे, जैसे ढेंचा है, बड़ा हुआ थोड़ा सा, 3-4 फीट का हुआ, कटवा दिया और गोबर की खाद वगैरह डाल दी। इसमें केमिकल खाद वगैरह का इस्तेमाल नहीं करते हम, मैन्योर वगैरह डाल दिया, तो यानी कि नेचुरल चीजों का इस्तेमाल करते हैं। ऑर्गेनिक एग्रीकल्चर में नेचुरल तरीके से हम अपनी फसल के प्रोडक्शन को बढ़ा सकते हैं। तीसरा वाला जेनेटिकली इंजीनियरिंग क्रॉप बेस्ड एग्रीकल्चर, जो हमारी बायोटेक्नोलॉजी में होगा कि जेनेटिकली इंजीनियर्ड क्रॉप बेस्ड एग्रीकल्चर का मतलब है कि हम अपनी फसल को जेनेटिकली मॉडिफाई करें जिससे हमारी फसल एक तो प्रोडक्शन ज्यादा दे, दूसरी वाली बात है कि उसमें बीमारी वगैरह भी ना लगे, तो हमारी फसल जो है अच्छी होगी। तो इस तरह हम अपनी फसल के प्रोडक्शन को बढ़ा सकते हैं, अपने फूड प्रोडक्शन को बढ़ा सकते हैं तीन तरीके से, केमिकल्स देकर, नेचुरल तरीके से, और हम अपनी क्रॉप को जेनेटिकली मॉडिफाइड करते हैं। ठीक है, तो ये तीन तरीके थे जिससे हम अपनी फसल के प्रोडक्शन को बढ़ा सकते हैं। अब देखिए, तीसरा नेक्स्ट वाली हेडिंग है जो हमारी, वो ये है द ग्रीन रिवॉल्यूशन। द ग्रीन revolution succeeded in increasing food supply, CREASIN, increasing food supply because of, पहला पॉइंट लिखेंगे, यूज ऑफ इम्प्रूव्ड क्रॉप वेराइटीज, improved crop varieties। सेकेंड वाला है यूज ऑफ एग्रोकेमिकल्स, यूज ऑफ एग्रोकेमिकल्स।
fertilizers and pesticides. Fertilizers and pesticides. थर्ड वाला है यूज ऑफ बेटर मैनेजमेंट प्रैक्टिसेस. यूज ऑफ बेटर मैनेजमेंट देखिए भाई, ये क्या कहता है कि जो ग्रीन रेवोल्यूशन चला था 1966 में 67 में MS स्वामीनाथन जो थे हमारे देश में, उन्होंने ग्रीन रेवोल्यूशन चलाया था. अगर वर्ल्ड की बात करें, नॉर्मन ई बोरलॉग एक साइंटिस्ट थे जो मेक्सिको के थे, तो वहां पर भी उन्होंने फूड का प्रोडक्शन कैसे ज्यादा किया. फूड का प्रोडक्शन के लिए उन्होंने ये बताया कि हम फसल के प्रोडक्शन को, फूड के प्रोडक्शन को कैसे ज्यादा बढ़ा सकते हैं. तो 3 तरीके अपनाए गए ग्रीन रिवॉल्यूशन में. ग्रीन रिवॉल्यूशन उसे कहते हैं जब फूड का प्रोडक्शन पहले की तुलना में अब बहुत ज्यादा होता था. जैसे पहले मान लीजिए 1 बीघा में 2 या फिर 1 कुंटल गेहूं होते थे, और अब क्या होता है कि 1 बीघा में लगभग 4 कुंटल गेहूं हो जाते हैं. तो फूड का प्रोडक्शन बहुत ज्यादा हुआ, कई गुना ज्यादा हुआ. उसी को नाम दिया गया हरित क्रांति, ग्रीन रिवॉल्यूशन. तो उसमें 3 चीजों का ख्याल रखा गया. 3 चीजों की वजह से हमारे फूड का प्रोडक्शन ज्यादा हुआ. पहला वाला क्या था? यूज ऑफ इम्प्रूव्ड क्रॉप वेराइटीज. फसल की वेराइटी हमने अलग अलग इस्तेमाल की, जिससे जो प्रोडक्शन ज्यादा देती थी. दूसरा वाला, हमने उसमें खाद वगैरह दिए जो उनको भरपूर न्यूट्रिशन मिला, और पेस्टिसाइड दिए, फसल को नुकसान पहुंचाने वाले कीड़ों को मारने के लिए उसमें दवा दी, जिससे हमारी फसल तो सुरक्षित रही और प्रोडक्शन उसका खूब ज्यादा रहा. तीसरा वाला आया यूज ऑफ बेटर मैनेजमेंट प्रैक्टिसेस. बेटर मैनेजमेंट प्रैक्टिसेस का मतलब है कि हमने उनका रखरखाव भी रखा अपनी फसल का, और जब पोस्ट हार्वेस्टिंग प्रोसेस जो होती है, यानी कि फसल को लाना निकालना, तो उसमें भी हमने कम से कम नुकसान रखा. जैसे मान लीजिए गेहूं की फसल पक गई है, तो उसे कम से कम गेहूं खेत में रहे, ज्यादा से ज्यादा गेहूं को हम ले लें, झड़े कम से कम. अगर गेहूं ज्यादा पक जाएगा तो झड़ जाएगा. सरसों ज्यादा पक जाती है तो काटते वक्त बहुत ज्यादा सरसों नीचे गिरने लगती है. तो पोस्ट मैनेज हार्वेस्टिंग जो प्रोसेस जो होती है, उसमें भी हम गेहूं या जो हमारी फसल है उसको इस तरह हम इस्तेमाल करेंगे जिससे कि कम से कम नुकसान हो और ज्यादा से ज्यादा हमें उसका प्रोडक्शन मिलता रहे. ठीक है, तो 3 चीजों का हमने ध्यान रखा. पहला वाला क्रॉप वेराइटीज अलग अलग रखी जो ज्यादा प्रोडक्शन देती थी. दूसरा वाला हमने खाद वगैरह, पेस्टिसाइड वगैरह इस्तेमाल किए. तीसरा वाला बेटर मैनेजमेंट प्रैक्टिसेस को हमने इस्तेमाल किया. अब यहाँ पर एक इम्पोर्टेंट नोट आ जाता है. ये नोट आप लिख लें, बहुत अच्छा नोट है. 2000 का नोट है ये, मानो आप. एग्रो केमिकल्स आर एक्सपेंसिव. एग्रो केमिकल्स आर एक्सपेंसिव. Agrochemicals are expensive for farmers in developing countries. For farmers in developing countries, for farmers in developing countries, and also have harmful effects. And also have harmful
effects on environment, on environment. Therefore, genetically modified crops were developed एक और पॉइंट है इसका, ये लिखना है, genetically modified organisms are plants, bacteria, fungi and animals, whose genes have been changed. देखिए भाई, ये क्या हो रहा है कि जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिजम्स को हम शॉर्ट में क्या कहेंगे, GMOH। GMO का मतलब जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिजम्स। कौन कौन से हैं? प्लांट्स हैं, प्लांट्स को भी ऑर्गेनिज्म माना गया है। क्यों? क्योंकि वो उसमें भी लाइफ है। जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिजम्स कौन कौन से? प्लांट्स हैं, बैक्टीरिया हैं, फंजाई है और एनिमल्स हैं। ऐसे ऑर्गेनिज्म जिनकी जीन्स चेंज कर दी गई हैं, मैनिपुलेट कर दी गई हैं, जिनमें छेड़छाड़ कर दी गई है, जिनकी जीन्स एडिट कर दी गई हैं। तो आप और ज्यादा अच्छा वैसे लिखना चाहें तो मैनिपुलेटेड, यहाँ पे एक वर्ड और आता है मैनिपुलेटेड, उसे लिख लें, मैनिपुलेटेड। और ज्यादा असरदार वर्ड ये है। वैसे चेंज्ड भी ठीक था, कोई दिक्कत तो उसमें नहीं थी। ठीक है, अब देखिए पहला वाला क्या कहता है, एग्रोकेमिकल्स आर एक्सपेंसिव फॉर फार्मर्स। एग्रोकेमिकल्स जो होते हैं फार्मर्स के लिए बहुत महंगे हैं। कौन से देशों में? जो देश अभी डेवलप हो रहे हैं, जो गरीब देश हैं या फिर ऐसे देश जो डेवलप हो रहे हैं, उनमें हमारे एग्रोकेमिकल्स जो हम अपनी फसल में केमिकल्स देते हैं अपनी फसल के प्रोडक्शन को ज्यादा बढ़ाने के लिए, वो एग्रोकेमिकल्स ज्यादा महंगे हैं उन देशों के लिए जो डेवलपिंग कंट्रीज हैं। इसीलिए, और दूसरी वाली बात, उन केमिकल्स का जो हम केमिकल्स अपनी फसलों में दे रहे हैं, उनका इन्वायरमेंट पर, पर्यावरण पर, वातावरण पर बुरा प्रभाव देखने को मिला है। हमारे पर्यावरण भी उससे दूषित हुआ है। जिस मिट्टी में हमने वो केमिकल दिया, वो मिट्टी दूषित हो गई है। मिट्टी जो है हमारी क्या हो गई है, पोल्यूटेड हो गई है। वाटर भी पोल्यूटेड हो गया है। तो ऐसे एग्रोकेमिकल्स जो होते हैं डेवलपिंग कंट्री में बहुत महंगे हैं और उससे पर्यावरण भी सुरक्षित नहीं है। इसीलिए जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप्स को डेवलप किया गया है, जिससे ये एक्सपेंसिव, महंगे भी नहीं है और पर्यावरण को भी इनसे कोई खतरा नहीं होता है। और जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिजम्स उसको कहते हैं जिनकी जीन्स मैनिपुलेट कर दी गई हैं, जिनकी जीन्स में छेड़छाड़ कर दी गई है। तो उसको हम क्या कहेंगे,
जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिजम्स। तो इस वीडियो में हम इतना ही देखते हैं, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।